Hello everyone. So today we are going to start a new topic, solid state physics, and this topic will be covered within 15 to 20 lectures, and we will try to complete all the lectures from basic to advanced. So let's start from basics. And this whole lectures are in bilanguage, Hindi and English both, so that all the students can understand easily. The universe, which is made up of matters and radiation, जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर और रेडिएशन दोनों को लेकर बना हुआ है. तो ये यूनिवर्स के बारे में पढ़ना उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स. मतलब जहाँ पे हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं, स्टार के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं. और ये जो यूनिवर्स है ये मैटर और रेडिएशन दोनों को लेकर बना हुआ है. और ये जो मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं ये कहाँ पे पढ़ते हैं? ये हम कंडेंस मैटर फिजिक्स और मटेरियल साइंस में हम मैटर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करते हैं. पर ये जो मैटर होता है ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है according to their states, that is solid, liquid and gas. Yes or no? So where we talk about solid, it's called solid state physics. We'll talk about liquid in fluid mechanics and about gas in kinetic theory of gas. तो सबका अलग अलग फिजिक्स है, सबको अलग अलग टॉपिक में पढ़ा जाता है. सो सॉलिड के बारे में पढ़ने को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं. सो बिफोर गोइंग टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स वी शुड नो व्हाट इज सॉलिड. सॉलिड क्या होता है? इन जनरल हम अगर सॉलिड क्या होता है बोलेंगे तो ये होता है कि मतलब कोई भी चीज को छू रहे हैं तो अगर वो हमको हार्ड फील हो रहा है तो उसको हम सॉलिड बोलते हैं. यस और नो? तो सॉलिड क्या होता है? मैटर का एक स्टेट होता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होता है, उसमें से एक स्टेट सॉलिड होता है. सॉलिड इज ए स्टेट्स ऑफ मैटर कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है? जैसे कि सॉलिड का कुछ डेफिनाइट मास रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, डेंसिटी रहेगा, शेप रहेगा. इंटरमोलिकुलर सेपरेशन आर वेरी सॉफ्ट. मतलब जो सॉलिड होता है कुछ किसको लेकर बना हुआ रहता है? उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गया, इन सारी चीजों को लेकर बना हुआ होता है ना. तो जो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन रहता है, मतलब एक दोनों दो अगर हम ले रहे हैं दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत कम होता है. किसमें? सॉलिड में. सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है गैस में. और जो मीडियम मॉडरेट रेंज में रहता है वो लिक्विड में रहता है. ओके. तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से उनका बीच का जो फोर्स होता है वो ज्यादा रहता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग. The force is strong in solid and weak in gas. Okay. और जो constituent particle होता है, जो उसका जो constituent particle होता है उसका पोजीशन जो होता है फिक्स रहता है सॉलिड के केस में. So that we can say that solid are incompressible and rigid, है ना. वो उसका जो पोजीशन होता है constituent particle, उसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है. तो ये तो हो गया सॉलिड के बारे में बेसिक नॉलेज कि मतलब सॉलिड क्या होता है. जैसे कि ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11 में ये सब चीजों को पढ़ चुके होते हैं. तो उनके ऊपर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगा के हम थोड़ा जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि आगे बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक आने वाला है, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे. So, in solid state physics, we generally study some properties of solid
like mechanical properties, thermal properties, electrical properties, magnetic properties, and optical properties. And there are too many different things inside all this property which we are going to study in lectures. So अगर हम देखेंगे कि मतलब हमारा जो पूरा लेक्चर्स रहने वाला है, पूरा जो सीरीज रहने वाला है, उसमें हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि बेसिक ऑफ सॉलिड, हम जैसे सॉलिड के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज रहता है, एग्जाम्पल देखेंगे, वो सब हम किस में देखेंगे, बेसिक ऑफ सॉलिड में देखेंगे। फिर हम जाएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हम टाइप ऑफ क्रिस्टल देखेंगे, जिसमें ब्रेविस आ जाता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल देखेंगे, ब्रेविस लैटिस के बारे में बात करेंगे, बेसिस क्या होता है बात करेंगे, मिलर इंडाइसेस बात करेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, ब्रिलियंट जोन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बात करेंगे. So maybe this series going to too long, and next we are discussing डिफ्रैक्शन इन सॉलिड. हम सॉलिड में जो डिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से कंडीशन रहते हैं उसमें, जैसे कि लाउस कंडीशन आ जाता है, फिर ब्रैक्स कंडीशन आया, लाउस कंडीशन में क्या दिक्कत था, ब्रैक्स कंडीशन में क्या क्या एडवांटेजेस है ना, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर क्या क्या मेथड्स रहता है डिफ्रैक्शन का, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. फिर हमारा जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर रहता है, ज्योमेट्री स्कैटरिंग फैक्टर रहता है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना. फिर हम लेटिस वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहले फोनन को देखेंगे, फोनन और फोटन के बीच में जो सिमिलैरिटीज है, जो डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझेंगे. फिर फोनन 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 फोटन इंटरेक्शन देखेंगे, जिसमें कि हम दो टाइप के प्रोसेस पढ़ेंगे, एन प्रोसेस एंड यू प्रोसेस, है ना. फिर हम जाएंगे लेटिस वाइब्रेशन की तरफ, वन डायमेंशनल में मोनो एटमिक पढ़ेंगे, डाई एटमिक पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पे. और उसके बाद हम उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑप्टिकल ब्रांचेस क्या होता है, एकॉस्टिकल ब्रांचेस क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहता है इन सब चीजों का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम किस में जाएंगे, हीट कैपेसिटी में. इन हीट कैपेसिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस डुलॉन्ग एंड पेटिस लॉ, आइंस्टाइन थ्योरी, डीवाय थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, समरफील्ड थ्योरी. We are discussing all this law and their limitation and their advantages, how these laws comes, which law comes first, all these things are discussed here. Okay, then we are going to discuss Hall effect. Hall effect क्या होता है, उसमें band theory, है ना, magnetic properties of solid, then sorry, again Hall effect is coming here, it's my mistakes. Okay, it's okay. Then superconductor, then in last we are discussing the lasers. Okay, so इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल को भी थोड़ा सा देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जैम में हो गया, गेट में हो गया, नेट में हो गया, क्या क्या क्वेश्चन आया है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे. उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे. अगर ये न्यूमेरिकल को देखा जाए तो ये भी 5-6 लेक्चर हो जाएंगे, तो लगभग पूरा एक कंप्लीट डिटेल्स सब्जेक्ट कोर्स होगा ये, जिसमें हम पूरा बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक हर चीजों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम बेसिक ऑफ सॉलिड. As we discussed earlier, the characteristics of solids, then we should divide the solid into two types. One is crystalline solid and another one is amorphous solid. How we can differentiate this? इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है, एमरफॉस सॉलिड कौन सा होता है, किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं. ये जो सॉलिड होता है इसको हम एक्सआरडी पैटर्न के बेसिस पे डिस्कस करते हैं. मतलब एक्सआरडी पैटर्न आने के बाद हमको पता चला कि दो टाइप का सॉलिड्स रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफॉस सॉलिड.
उसमें हमको पता चल जाता है कि कौन सा एक्सआरटी पैटर्न, एक्सआरटी डेटा को देखकर हमको पता लगता है कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कौन सा एमरफॉस सॉलिड होता है। ओके, सो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज एमरफॉस सॉलिड। यहाँ पे हम अलग अलग डिस्कस ना करके उसको कंपेयर करके डिस्कस कर रहे हैं ताकि समझने में आसान हो उसको। ओके, so in crystalline solid the constituent atoms, ions or molecule are arranged in a definite regular geometric pattern for a long range order. Note it, for a long range order. Okay, this is for a long range order. Okay, why I am saying this, because यहाँ पे देखो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। तो इन सब का जो अरेंजमेंट होता है कि कहाँ पे कौन सा एटम रहेगा, आयंस कैसे रहेगा, वो क्या होता है, डेफिनाइट होता है, फिक्स्ड होता है, रेगुलर होता है, चेंज होता नहीं जाता है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न में रहता है और ज्योमेट्रिक पैटर्न में रहता है ना। हम अगर देखेंगे इसका जो पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे हम अगर पैटर्न को देखेंगे इसका, यहाँ पे हम अगर पैटर्न को देखेंगे तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक हमको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेम पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लेंगे एक पार्ट, तो जो पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिखाई देगा वही सेम पैटर्न हम दूसरे जगह पे भी देख सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यही होता है कि उसका जो अरेंजमेंट होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो सेम रहता है ऑल डायरेक्शन, ऑल जगह पे, मतलब सारे जगह पे सेम रहता है। एमरफॉस सॉलिड में क्या होता है, इसका कोई रेगुलर डेफिनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं रहता है। अगर रहता भी है तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं रहता, अगर रहता भी है तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं रहता है। हम अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये देखेंगे तो ये एक शॉर्ट डिस्टेंस तक हमको एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, पर उसके बाद उसका जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है, वो गया फिर, है ना। तो ये जो बेसिक डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमरफस के बारे में ये। ओके, देन और भी बहुत सारा रहता है, उसका क्या रहता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, शार्प रहता है। मतलब क्या होता है शार्प रहता है, मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में शार्प रहता है, मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो पाता है ना। और ये जो एमरफॉस सॉलिड होता है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ये एक रेंज में वेरी करता है। हम नहीं बोल सकते कि प्रॉपर इतने डिग्री सेल्सियस में या फिर इतने केल्विन में जो सॉलिड है हमारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कुछ रेंज रहता है, ये धीरे 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 करके मेल्ट होता है। ओके, देन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है, स्टेबल सॉलिड होता है। क्यों स्टेबल रहता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते टाइम हम क्या करते हैं, जो मतलब टेम्परेचर को बहुत स्लोली डिक्रीज करते हैं, बहुत धीरे 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 कम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उसका जो एटम्स है, मॉलिक्यूल है, या फिर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो अच्छे से अपने अपने जगह पे बैठ जाए सही तरीके से, है ना। तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है पूरा कॉन्फ़िगरेशन का, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहता है। और एमरफस सॉलिड में क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये किसी भी चीज को गर्म करते हैं, मतलब जो भी एमरफस सॉलिड बना रहे हैं उसको गर्म करके लेके जाएंगे, फिर उसमें रैपिड कूलिंग करेंगे,
सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है उसको, है ना। रैपिड कूल करेंगे, मतलब क्विंचिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, रैपिडली कूल कर देंगे तो उसका जो मतलब अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसलिए वो तो डिसऑर्डर देखने को मिलता है वहां पे, है ना। वही होता है। सो एनिसोट्रोपिक नेचर क्या होता है, एनिसोट्रोपिक नेचर क्या होता है कि अगर कहीं पे भी, अगर यहाँ पे जैसे कि हम कहीं पे भी एक जगह पे देखेंगे, एक जगह से हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को देखेंगे तो जो प्रॉपर्टीज होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है सॉलिड का, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल एक्सपांसन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, ये सब डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता जाता है, चेंज होता जाता है, क्योंकि जो प्लेन आगे जाके हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्लेन रहता है उन सबका डायरेक्शन अलग अलग रहता है, अलग अलग ओरिएंटेशन में प्लेन रहते हैं, और जो प्लेन रहता है उनके बीच का जो स्पेसिंग रहता है इसी के ऊपर उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो नेचर होता है वो एनिसोट्रॉपिक नेचर होता है, और एमोर्फस सॉलिड का जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। आइसोट्रॉपिक मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया वो हर डायरेक्शन में सेम दिखने को मिलेगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में रैंडम ओरिएंटेशन है, एक मिक्स्ड प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। देन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को सिर्फ देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इस बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, किस किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं सॉलिड में, और उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, वीक रहता है, कौन सा मतलब बॉन्ड रहता है, आयोनिक बॉन्ड रहता है, कोवलेंट बॉन्ड रहता है, या फिर और कुछ रहता है, इन बेसिस पे हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको फोर टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एक हो गया मोलिकुलर सॉलिड, एंड अनदर वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, एंड फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड। ओके, या तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐड करना भूल गया हूँ कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि तुमको एग्जाम में थोड़ा सा आसानी हो जाए, दो चार थोड़ा नाम अगर तुमको याद रहेगा थोड़ा तो ठीक रहेगा, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल्स आर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एक रॉक सॉल्ट, और क्या होता है माइका होता है, सुगर होता है, और क्या होता है आइस होता है, कफर सल्फेट होता है, हाँ ये सब होता है, डायमंड भी आता है इसमें। तो फिर एमोर्फस सॉलिड में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे तो ग्लास आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, और पॉलीमर आ जाएगा, प्लास्टिक्स, ये सब एमोर्फस सॉलिड में आ जाएंगे, है। ओके, देन नेक्स्ट, हाँ यस, द आयनिक सॉलिड। So let's discuss all four type of solid one by one. So first we discuss the ionic solid. What is ionic solid? Obviously, in name we can say that there are some ions. Yes or no? Yes, obviously. So ionic solid is consist of oppositely charged ions. Ions are held together by electrostatic force. Why electrostatic force? Because ions are charged particles. Yes or no? And we know that when two charged particles are comes close to each other, there is a force which is electrostatic force, है ना। ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलता है। तो आयनिक सॉलिड जो होता है उसमें आयन्स उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है,
और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलता है। और हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है ना। वीक फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स होता है। तो इसलिए उनके बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग रहता है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो भी क्या रहता है, थोड़ा हाई रहता है। ऐसा ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई रहता है। और ये जो होता है ये इंसुलेटर होता है। क्यों इंसुलेटर होता है? क्योंकि जो आयंस होता है, आयंस फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स में बंधे हुए रहते हैं, है ना। तो इसलिए जो आयंस होता है वो फ्री नहीं होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाता। अगर मूव नहीं कर पाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगा उसमें, है ना। बट इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट कर पाएंगे? अगर इसको हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, मिला देंगे। मतलब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दे रहे हैं, देन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका जो आयंस जो फ्री चार्ज कैरियर होता है वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो घर में नमक यूज करते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। अगर हम नमक को पानी में मिला देंगे तो फिर करंट पास करेगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है ना, आयोनिक सॉलिड का NaCl एक हो गया, NH4NO3 हो गया, ये सब आयंस है, Na+Cl-, कैसे कैसे अरेंज होते हैं वो सब बाद में देखेंगे जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। NaCl के बारे में देखेंगे, CHCl के बारे में पढ़ेंगे, ये सब KCl, ये सब चीजों का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायमंड का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। तो आगे हम ये सब चीजों को देखेंगे। अभी बस ये जो बेसिक चीजें हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देन मोलिकुलर सॉलिड, obviously from name we can say this consists of molecule। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मोलिकुलर सॉलिड होता है वो मोलिक्यूल को लेकर बना हुआ रहता है, मतलब उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है उसका जो मोलिक्यूल होता है। और अगर हम फिर मोलिकुलर सॉलिड को और अच्छे से स्टडी करेंगे तो मोलिकुलर सॉलिड अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे, किस बेसिस पे डिवाइड होता है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नेचर्स के बेसिस पे इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। नाम से ही बहुत सारा चीज पता चल जा रहा है यहाँ पे, है ना। फिर भी हम इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, थोड़ा एक दो एग्जांपल देखते जाएंगे, है ना। तो पहले देखते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है? जिसमें क्या होता है, नॉन पोलर मोलिक्यूल रहता है। नॉन पोलर मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एंड नेगेटिवली चार्ज सेंटर क्या होता है, एक ही पॉइंट में कोइंसाइड करते हैं। मतलब ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और नेगेटिवली चार्ज सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, नोबेल गैस हो गया, इन सब में क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहते हैं। तो उनका जो सॉलिड फॉर्मेशन होता है उसको हम नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड बोल सकते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, वीक फोर्स रहता है इनके बीच में। वेंडरवाल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वीक फोर्स रहता है ना। और क्या होता है, इनके बीच में फोर्स बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो सब क्या होता है, लो हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज लो। और इसका जो नेचर देखेंगे तो सॉफ्ट रहता है, इंसुलेटर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है। अगेन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड क्या होता है, पोलर सॉलिड क्या होता है, पोलर सॉलिड में क्या रहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, oppositely charged particles, or sorry, oppositely charged centers are by some distance। तो क्या होता है, दो oppositely charged पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, है ना।
एक डाइपोल फॉर्म करते हैं यहाँ पे, लाइक HCl SO2, यस और नो। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इनके बीच में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के बीच में दो डाइपोल हैं, यहाँ पे अगर दो डाइपोल हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है नॉन पोलर के केस में। नॉन पोलर में क्या, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, इनके बीच का जो फोर्स होता है वो वीक रहता है, क्योंकि एक ही जगह पे चार्ज कोइंसाइड होके यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किए हैं। तो यहाँ पे उन दोनों दो डाइपोल के बीच में, इन दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, ये जो डाइपोल डाइपोल है उनके बीच में बात हो रहा है, उनके बीच, है ना। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसका ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा नॉन पोलर के केस से। और रूम टेम्परेचर में देखा जाए तो ये गैसियस और या फिर लिक्विड स्टेट में रहते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं और सॉफ्ट रहते हैं, है ना। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है या फिर जो पार्टिकल होता है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर में क्या होता है H2O, है। तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ क्या किया है, बॉन्ड फॉर्म किया है इसमें, ऐसा ना। ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया। वैसे जो भी मतलब पार्टिकल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि NH3 हो गया, HF हो गया। और ये जो बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रहता है तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर, क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हो गया। ये हो नेक्स्ट आ गया कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसको लिखते हैं हम कोवलेंट, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसा था ना, यस। मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पे था, ये खत्म हो गया। इसको हम लिखते हैं, ये कैसे नहीं लिख रहे, अच्छा ये नहीं लिख रहे, ओके। इसको हम लिख देंगे दूसरे कलर्स में, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड इसको बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड में बंधे हुए रहते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में, वो कोवलेंट बॉन्ड रहता है, ओके। देन उसका एग्जांपल क्या क्या है, डायमंड्स हो गया। डायमंड में देखे होगे कि जो बॉन्ड रहता है, बहुत सारा बॉन्ड रहता है, पूरा एक नेटवर्क के जैसा डायमंड का स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब पता चल जाएगा कि मैं उस टाइम भी बता दूंगा कि नेटवर्क सॉलिड क्यों है। मतलब वहाँ पे जो रहता है, मतलब वो एक नेटवर्क के जैसा पूरा रहता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत सारे, मतलब एक एटम या फिर एक एलिमेंट बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये क्या होता है, हार्ड रहता है, ब्रिटल रहता है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। और क्या होता है, इंसुलेटर होता है, पर जो ग्रेफाइट के केस आ जाता है, जब ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं, ये इंसुलेटर नहीं रहता है, ये कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें 4 ठो फ्री इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से क्या होता है, ये मतलब करंट फ्लो कर पाता है इसके अंदर, ओके। देन मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड में मेटल्स आयंस रहते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, किसके बीच में रहता है, पॉजिटिवली चार्ज
मेटल आयंस एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक फोर्स बोलते हैं। ओके, और वो फोर्स कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है, और स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या रहता है? हाई रहता है। और फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उसका एक रेगुलर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, है ना। और मेटालिक सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव होता है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी उसके पास होता है, ऐसा ना। तो ये तो था बेसिक जो हमारा सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है, और उनका सब एग्जाम्पल वगैरह ये सब था यहाँ पे, ऐसा ना। देन नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को शुरू कर देंगे कि सॉलिड का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम यूनिट सेल को, एक मिनट, जिसमें हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर लैटिस पॉइंट क्या होता है, बेसिस क्या होता है, फिर 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, ब्रेविस, लैटिस देखेंगे, पॉइंट ग्रुव, स्पेस ग्रुव, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक डिस्कस करने वाले हैं। हर छोटे छोटे टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा टच करके जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आगे कोई क्वेश्चन को समझने में। ये छोटे छोटे टॉपिक मतलब समझाने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में इन मतलब टर्म का नाम आए तो उनको लगे कि ये टॉपिक कभी पढ़े हो, कभी सुने हो, इसको थोड़ा सा समझे हो, ऐसा लगे, कुछ नया वर्ड सुन लिया हो ऐसा ना लगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फिर। ओके।